वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। शहर की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन में रहते रहते रमेश जैसे परेशान हो गया था। आज बेहद खुश महसूस कर रहा था खुद को, क्योंकि आज सालों बाद अपने गांव आया था अपने दोस्त से मिलने। असली में दोस्त की शादी की सालगिरह थी, खास निमंत्रण पर आया था और साथ में थे लल्लन मियां रिक्शे पर। शहर से इस गांव तक आने के लिए एक कच्ची सड़क थी जिसपे बैलगाड़ी और रिक्शा ही चल सकती थी, इसलिए रिक्शे पर ही रमेश आज यहां आया था। उसका बचपन इसी गांव में बीता, जवानी की दहलीज भी इसी गांव में पार की थी, इसलिए आज बातों का सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि रात के 10 बज गए थे। लल्लन मियां इस बीच करीब 5-6 बार कह चुके थे, बाबू देरी मत करिए, आज जल्दी चलिए। अरे 10 ही तो बजे हैं। और ठीक है, गांव का माहौल 10 बजे ऐसा होता है जैसे रात के 12 बज रहे हो, मगर शहर में सब कुछ ठीक। 2 लोग रिक्शे पर है, देखते ही देखते छोटा सा 10 मिनट का रास्ता बीत जाएगा और उसके बाद शहर आ जाएगा। फिर इतना परेशान क्यों होना। रमेश को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर लल्लन मियां काफी पुराने परिचित रिक्शा वाले थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंततः परेशान होकर अपने दोस्त से विदाई लेकर रमेश रिक्शे पर चढ़ बैठा। लल्लन मियां ने रिक्शा चालू कर दिया। चलते चलते वो बोल पड़े, अरे बाबू आज असली में 13 की तारीख है। 13 की तारीख गांव में बहुत बुरी होती है और अभी हमें उस भूतगढ़ के मैदान से गुजरना है। राम का नाम लेकर किसी तरह मैदान पार हो जाए बाबू, बस फिर चिंता नहीं। एक बात कह देता हूँ, अब आस पास किधर भी मत देखिएगा। हालांकि वहां का दृश्य बहुत सुंदर होगा, मगर मत देखिएगा और किसी भी आवाज पर प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। खासकर पीछे मुड़ के तो बिल्कुल मत देखिएगा बाबू, निवेदन है आपसे। रमेश गांव वालों की इन सब अंधविश्वासी बातों से बहुत नफरत करता था। भूतगढ़ का ये मैदान काफी सुंदर था। गांव और शहर के बीच का एक बहुत बड़ा खाली इलाका था जिसमें ज्यादातर धान की खेती होती थी। आसमान में 13 का चंद्रमा निकल चुका था, चारों ओर चांदनी फैल चुकी थी। ऐसे में मैदान बहुत ही सुंदर लग रहा था। रिक्शा धीरे धीरे मैदान को पार कर रहा था। दोनों तरफ दूर तक धान के खेत चल रही हवाओं से सरसर की आवाज कर रहे थे। आंखों को जैसे अविराम दृश्य था। चांद की रोशनी में हरे खेत सफेद दिखाई दे रहे और रमेश इस प्राकृतिक छटा का आनंद लेना नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने लल्लन मियां की बात को ज्यादा ध्यान न देते हुए आसपास का दृश्य देखना शुरू कर दिया। रिक्शा मैदान के आधे तक पहुंचा था कि अचानक रमेश की नजर पड़ी दूर एक छोटे से मचान जैसे घर पर, और तभी कानों में आई एक औरत के रोने की आवाज। आश्चर्य, इस खुले वीरान मैदान में कौन सी औरत रो रही होगी? ये क्या बात हो सकती है? मगर जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ने लगा, आवाज और तेज होने लगी। ऐसा लगा जैसे रिक्शे के पीछे से ही वो आवाज आ रही है। काफी देर तक रमेश ने लल्लन मियां की बातों को अपने दिमाग में घुमाया और अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास किया, मगर ज्यादा देर तक वो रोक नहीं सका। उस आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। तथा उसने मुड़कर पीछे देखा, मगर पीछे देखने के बाद उसने महसूस किया कि
लल्लन मियाँ की बात न मानकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो एक तरह से जम सा गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, क्योंकि रिक्शे के ठीक थोड़ी दूरी पर चांद की रोशनी में एक औरत चली आ रही, मगर ये कोई सामान्य औरत नहीं थी। वो औरत उल्टा चल रही थी। पीठ की तरफ से वो रिक्शे की तरफ आ रही थी। लगभग शरीर आधा सा मुड़ सा गया था। पैरों और हाथों दोनों के बल पर वो चल रही थी, क्योंकि उसका गला पीठ की तरफ लटक रहा था, जैसे किसी ने उसका गला काटा हो और थोड़ा सा हिस्सा उसके शरीर में चिपक कर रह गया हो। उसी गले के सहारे वो देखने की कोशिश कर रही थी। इसलिए पीठ के बल, हाथ और पैरों से चलते हुए वो रिक्शे की तरफ आ रही थी। ओह, इतना भयानक दृश्य था ये। और तभी रोने के साथ साथ रमेश के कानों में आए वो शब्द, बाबू, मेरा बेटा कहाँ है? रमेश चौंक पड़ा। उसे महसूस हुआ कि ये ये आवाज तो पहचानी हुई है। हाँ, पहचानी हुई है ये शब्द, ये आवाज। फूली। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और इसके साथ ही रमेश यादों में खो गया। याद कॉलेज के जमाने की, जिस समय वो फर्स्ट ईयर दे रहा था। मन में जैसे नारी शरीर के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। प्रेम में डूबने की, किसी को चाहने की, किसी को दिलो जान से प्यार करने की, किसी के शरीर को समा लेने में मन में बहुत सी इच्छाएं थी। गांव में एक किसान रहता था जो काफी गरीब था। भूतगढ़ के मैदान में ही उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। एक छोटा सा खेत था उसका, मगर इसके साथ साथ वो रातों को लोगों के खेतों की देखभाल करता था, जानवरों को भगाने के लिए, और इसी के बदले उसे जो भी मिल जाता उससे अपना परिवार पालता था। भूतगढ़ के इसी मैदान में उसका एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां वो और उसकी पत्नी रहते थे। फूली गरीब ग्रामीण परिवार से होने के बाद भी उस महिला के शरीर का गठन अभूतपूर्व था। रमेश अक्सर अपने दोस्त से मिलने और गांव में समय बिताने आता था। धीरे धीरे फूली के साथ उसके संपर्क बढ़ने लगे। वास्तव में फूली ने ही अपनी तरफ से पहल की थी, मगर रमेश को पता नहीं था कि इस पहल के पीछे एक मतलब है। रमेश काफी अच्छे परिवार से था और साथ ही शरीर का गठन भी काफी अच्छा था। फूली अक्सर उससे पैसों आदि से मदद लेती थी और बदले में उसके साथ समय बिताती, प्यार की मीठी मीठी बातें करती। मगर रमेश ने कभी उससे शारीरिक संपर्क स्थापित करने की कोशिश न की। हालांकि मन में इच्छा अवश्य थी। एक दिन अचानक फूली ही बोल पड़ी, बाबू, मुझे एक बेटा दोगे? सुनकर रमेश चौंक पड़ा। उसके मन में जैसे इच्छाएं हिलोरे मारने लगी। वास्तव में फूली का पति शारीरिक रूप से अक्षम था। वैसे भी दिन भर वो सोता और रातों को चौकीदारी करता, इसलिए फूली को समय ही नहीं देता था। और साथ ही शारीरिक तौर पर अक्षम होने के लिए भी शादी के 8 सालों बाद भी फूली की गोद सुनी थी। फूली मां बनने का सुख प्राप्त करना चाहती थी और शायद इसीलिए रमेश से अनैतिक संबंध भी स्थापित करने में उसे कोई गुरेज न था। एक दिन भावावेश में बहकर रमेश ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया। उसके शरीर के फूलों को चुन लिया उसने। इसके बाद अचानक ही रमेश की पढ़ाई में व्यस्तता बढ़ गई, फिर नौकरी लग गई, फिर शादी हो गई और उसके बाद ट्रांसफरेबल जॉब के चलते शहर शहर ट्रांसफर होने लगा। ऐसे में गांव आना ही ना हो सका।
हाँ, एक बार उसे खबर जरूर मिली थी कि फूली को एक लड़का हुआ था। उसके बाद फिर उसकी कोई खबर ही नहीं रही। आज सालों बाद जब गांव लौटा और फूली को इस हाल में देखा तो उसका दिल कांप उठा। पुरानी यादों से वापस आते ही अचानक एक बार फिर से उसके शरीर में सिहरन बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस खुले मैदान में रिक्शा में लल्लन मियां नहीं है, वो अकेला बैठा है और उसके पास कोई है। कौन? फूली ठीक रिक्शे में उसके पास में बैठी है और उसकी तरफ पीठ किए हुए है और उसकी वो लटकती गर्दन अपनी आंखों से उसका चेहरा देख रही है और कानों में आवाज पड़ रही है, बाबू मेरा बेटा कहाँ है? बाबू मेरा बेटा कहाँ है? रमेश को लगा कि अब वो होश में नहीं रह सकता। उसकी आंखें बंद हो रही थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वो चलती रिक्शा से नीचे गिर जाएगा। तभी उस आवाज के साथ साथ एक और आवाज कान पड़ी, बाबू क्या हुआ? रमेश ने अपने आप को संभाला, धीरे से आंखें खोली तो देखा लल्लन मियां पास ही खड़े थे। क्या हुआ बाबू? आप डरने की जरूरत नहीं है, हम उस मैदान से निकल आए हैं। देखिए ना पीछे, उस भूतनी की हद उस बरगद के पेड़ तक ही है। देखिए तो कैसे हम लोगों को घूर रही है। रमेश ने रिक्शे में बैठे बैठे हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा और वो दृश्य देखकर उसका हृदय फट पड़ा। बरगद के एक पेड़ के पास फूली ठीक पीट करके उनकी तरफ देखते हुए खड़ी थी। उसकी वो लटकती हुई गर्दन उन्हीं को घूर रही थी और उसके कानों में आवाज पड़ रही थी, बाबू मेरा बेटा कहाँ है? बाबू मेरा बेटा कहाँ है? रमेश ने लल्लन मियां से पूछा कि ये कौन थी? लल्लन मियां ने बताया, दुखियारी औरत थी बाबू। वो जो झोपड़ा देख रहे थे वहां कभी एक किसान रहता था जिसकी बीवी को 8 सालों से बच्चा न हुआ था। फिर अचानक भगवान की उस पर कृपा हुई, गोद भर गई, एक सुंदर सा बेटा हुआ, गोरा, बहुत सुंदर दिखने में था। मगर पता नहीं उस किसान को कैसे ये बात दिमाग में आ गई कि ये उसका बेटा नहीं है। अक्सर दोनों में झगड़ा हुआ करता था, मगर किसान अपनी बीवी को चाहता भी था। बीवी भी पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दोनों साथ में थे, मगर अक्सर लड़ते रहते थे। और फिर आई वो 13 की खूंखार रात। उस रात जैसे उस किसान के सिर पर खून सवार हो गया, कुछ जानवर बैठ गया उसके शरीर में। बेदम शराब पी और घर आकर उस बच्चे के लेकर पत्नी से लड़ने लगा। पत्नी को वेश्या, दूसरे से संबंध रखने वाली और जाने क्या क्या बोलने लगा। पत्नी ने भी बहुत कुछ कह दिया, उसे नामर्द, बच्चा देने में असमर्थ और ना जाने क्या क्या। तभी उसने पास ही पड़ा एक कोयता हाथों में उठाया और पत्नी के गले में दे मारा। एक ही वार में बेचारी वहां ढेर हो गई। फिर उस बच्चे को उठाकर उधर दूर जंगल की तरफ फेंक आया। सवेरे हम लोग जब उसके घर पहुंचे तो हमें बातों को पता चला। उस दिन के बाद से वो किसान आज तक किसी को नहीं मिला। पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार किया गया और बच्चे की लाश नहीं मिली। जंगल से कोई कुत्ता या सियार उठाकर ले गया होगा, बस उसके खून से सने कपड़े मिले थे। सुनकर रमेश का हृदय जैसे फट पड़ा। ओह, फूली की इतनी बुरी स्थिति उसी की वजह से हुई। काश उसने उसकी बात न मानी होती, मगर उस बिचारी का भी क्या दोष था। बांझ के ताने सुन सुनकर वो भी तो परेशान हो गई थी। और शायद भगवान ने रमेश से इसी बात का बदला लिया, सजा दी उसे। विवाह के इतने साल बाद भी, हर तरह का इलाज, हर तरह के डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद भी उनके घर में संतान का अभाव है। उसकी पत्नी हर पल एक बच्चे की चाहत में रोती रहती है, मगर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। रमेश ने मन ही मन सोचा, अपने पाप का उसे प्रायश्चित करना होगा।
शहर पहुंचकर कुछ दिनों बाद वो गया और वहां पहुंचकर उसने फूली, उसके बच्चे और उसके पति के नाम से पिंडदान करवाया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की फूली की भटकती हुई आत्मा की शांति के लिए। इसके बाद घर लौटकर उसने पता करवाया। आश्चर्य, भूतगढ़ के उस मैदान में भटकती हुई उस आत्मा को लंबे समय से किसी ने नहीं देखा था। रमेश मन ही मन प्रसन्न हुआ और इसके बाद भगवान का चमत्कार हुआ। शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर की सलाह पर और उनकी दवाइयों से रमेश के घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ, जिसे रमेश ने प्यार से फूली नाम